हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे 18 जून 2021 का। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कुछ विशेष न्यूज़ जो आज के पेपर में इम्पोर्टेंट थी। सबसे पहले जो चर्चा करते हैं, जो एपेक्स कोर्ट है उसके सामने सीबीएसई ने जो 12th के एग्ज़ाम के लिए जो प्रारूप तैयार किया है रिज़ल्ट घोषित करने के लिए, उस प्रारूप का जो फार्मूला है वो डिसाइड करके कोर्ट के सामने पेश किया है। इस प्रारूप के अकॉर्डिंग जो 12th का रिज़ल्ट है जो इस वर्ष घोषित किया जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो 12th के एग्ज़ाम थे वो 1 जून को सीबीएसई ने कैंसिल कर दिए थे और इस वर्ष कोविड-19 के चलते जो हैं वो सीबीएसई के एग्ज़ाम इस वर्ष नहीं कराए जाएंगे। तो इसीलिए 12th का रिज़ल्ट जो है किस तरीके से घोषित किया जाएगा उसका प्रारूप जो है सीबीएसई ने अभी घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस फॉर्मूले को अप्रूव भी कर दिया है। तो आइए समझते हैं किस तरीके से यह फार्मूला काम करेगा और कब तक ये रिज़ल्ट आने की संभावना है। दोस्तों, इस फार्मूले में बेसिकली जो मार्क्स होंगे उनको 30% के रेशियो में डिसाइड किया गया। 30% और 40%। इसमें जो 30% जो रेशियो रहेगा वो 10th का रहेगा, 10th क्लास का वेटेज होगा 30% का, और अदर 30% का जो वेटेज होगा वो 11th क्लास का होगा, और लास्ट जो वेटेज होगा वो 12th क्लास का होगा। दोस्तों, बेसिकली इसमें जो 10th क्लास के जो मार्क्स होंगे उसमें 10th क्लास के मार्क्स में 30% वेटेज जो लिया जाएगा वो टॉप 3 जो सब्जेक्ट होंगे 10th के, जिनमें टॉप बेस्ट मार्क्स होंगे, 3 ऐसे सब्जेक्ट का चयन किया जाएगा और उसका 30% वेटेज निकाला जाएगा। इसी तरीके से जो 11th के जो सब्जेक्ट हैं उनमें सभी सब्जेक्ट का जो टोटल निकाला जाएगा उसमें 30% मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा। और इसी प्रकार जो फाइनल 12th के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो 40% वेटेज होगा वो 40% वेटेज 12th के एग्ज़ाम पे दिया जाएगा। इन 12th के एग्ज़ाम में मिड टर्म के जो एग्ज़ाम होते हैं, किसी स्कूल में 1 या 2 या 3 जितने भी मिड टर्म हुए हैं उनका वेटेज, प्लस जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं और जो टर्म एग्ज़ाम होते हैं उनको मिला के जो वेटेज रहेगा उसका जो 40% यहाँ पर 12th के लिए कैलकुलेट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाएगा। दोस्तों, इस फार्मूले के हिसाब से जो एक कमेटी बनाई गई है वो कमेटी के ने ये रूल डिसाइड किए हैं, और जो स्कूल के बिहाफ पे नंबर भेजे जाएंगे उनके नंबर के बिहाफ पे ही यह कमेटी फाइनल रिज़ल्ट को बनाएगी। और जो प्रैक्टिकल के जो रिज़ल्ट्स हैं, प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं वो एक्चुअल रहेंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स एक्चुअल रहेंगे जो बोर्ड के द्वारा, जो स्कूल्स के द्वारा सीबीएसई को भेजे जाएंगे, वो एक्चुअल मार्क्स ही प्रैक्टिकल में जोड़े जाएंगे 12th क्लास में। जो कि आपको पता है कि स्ट्रीम बेस क्लास है और अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होते हैं। तो उन प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं वो स्कूल के द्वारा जो एक्चुअल भेजे जाएंगे वो फाइनल रिज़ल्ट में जोड़े जाएंगे। इसके बाद 30 जून तक जो है इसका फाइनल एकदम क्लियर रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा, और ये रोड मैप तैयार करने के बाद में जून 15 तक जो है रिज़ल्ट फाइनल करने की बात कही जा रही है, और 31 जुलाई तक रिज़ल्ट घोषित करने का पूरा काम कर लिया जाएगा। ऐसी बात सीबीएसई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बताई गई है एक एफिडेविट के ज़रिए। तो दोस्तों, इस तरीके से देखिए आप, जो 10th और 11th और 12th के जो मार्क्स हैं उनको मिला के जो फाइनल रिज़ल्ट है वो घोषित किया जाएगा। और इस वर्ष पेपर नहीं होगा। सीबीएसई ने इस स्कीम के साथ में ही कई इसमें पॉइंट इंक्लूड किए हैं। उन पॉइंट्स में अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट अगर अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह जो है फाइनल एग्ज़ाम देने की कंडीशन में भी होगा, वह एग्ज़ाम दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है
किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरे मार्क्स थोड़े 1-2% ज़्यादा आ सकते थे, लेकिन वो 1-2% कम मुझे मिले हैं। अगर मैं पेपर देता तो मेरे नंबर ज़्यादा आते। तो ऐसी स्थिति में जो है इन मार्क्स को कैलकुलेट करने के बजाय उसे पेपर देने का ऑप्शन अभी सीबीएसई के द्वारा रखा जा रहा है। लेकिन यह पेपर देने का जो ऑप्शन है वो कोविड-19 की जो स्थिति है उसको देख के ही इसका डिसीजन दिया जाएगा कि इसकी क्या स्थिति रहती है, उसके द्वारा ही पेपर जो है वो कराया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल यही जो असेसमेंट का फार्मूला सीबीएसई ने तैयार किया है, इसी असेसमेंट के फार्मूले पर सीबीएसई कार्य करेगा और जो 12th का फाइनल रिज़ल्ट है उसको घोषित करेगा। दोस्तों, यह पहली बार इस तरीके का काम सीबीएसई के द्वारा किया जा रहा है या किसी भी एजुकेशन सिस्टम के द्वारा यह किया जा रहा है। यह बहुत ही अच्छा फार्मूला है जिसका काफ़ी जगह वेलकम किया जा रहा है। और इसमें जो 3 क्लासों का पूरा जो 3 इयर्स का जो असेसमेंट निकाला जाएगा उसके अकॉर्डिंगली फाइनल का रिज़ल्ट प्रस्तुत किया जाएगा। और इस तरीके से जो 3 साल का पूरा ट्रैक होता है उस ट्रैक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। 10th क्लास में जो बच्चे होते हैं वो थोड़े कम अवेयर होते हैं और 11th क्लास में एकदम से स्ट्रीम आने पर उनके नंबर्स जो हैं काफ़ी कम आते हैं 11th क्लास में, और उसका असर 12th क्लास पे पड़ता है। और अब इस असेसमेंट के ज़रिए अगर इसे कैरी किया जाता है और अगर इसे एक रिफॉर्म की जैसे घोषित किया जाता है या यूज़ में लिया जाता है तो भविष्य में होने वाली कई चेंजेस इसके द्वारा हो सकते हैं। और जो चेकिंग सिस्टम है रिज़ल्ट घोषित करने का, जो हमारे देश का सिस्टम है, उस सिस्टम को भी चेंज किया जा सकता है और कई रिफॉर्म इसमें लाए जा सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा कि कोविड-19 में जितना भी बढ़ावा मिला है वो एजुकेशन को मिला, अब ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिला है। और ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए ही पिछले 1 वर्ष में या 1.5 वर्ष में 1 वर्ष में पढ़ाई की गई है और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है। दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में कोई वैसे बुराई नहीं है, लेकिन हमारे देश की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन पूरे देश में यूनिफॉर्मली पहुंचा सके। इसके लिए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हर एक बच्चे तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचानी होगी। आप जानते हैं कि देश में कई रूरल एरिया ऐसा हैं जहाँ पे इंटरनेट तो छोड़ के मोबाइल की कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से पढ़ाई की जाएगी, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही सेम यही स्थिति है। तो यह गवर्नमेंट को देखना होगा, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना होगा। और ये जो अभी असेसमेंट का फार्मूला जो सीबीएसई ने लगाया है, ये फार्मूला बेशक एक रिफॉर्म की तरह कार्य कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही हमें चाहिए कि हम एक रिफॉर्म भी क्रिएट करें इंफ्रास्ट्रक्चर में और सभी जगह पे ये जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल कराएं, तो यह कार्य हो सकता है। अन्यथा जो शहरी इलाके हैं उन्हीं में ही यह चीज़ें हो पाएंगी। तो ये फार्मूला है 12th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो घोषित करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए 31 जुलाई जो है इसकी फ़ाइनल डेट बताई जा रही है। 31 जुलाई तक रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो यह सीबीएसई असेसमेंट फार्मूला के बारे में कुछ जानकारी थी। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है टीवी नेटवर्क की, उस नेटवर्क ने कुछ नियमों में संशोधन किया है और उस नियमों में संशोधन के अकॉर्डिंगली इन्होंने एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है। ग्रीवेंस रिड्रेसल का मतलब होता है जो शिकायत निवारण का जो तंत्र होता है, उस शिकायत निवारण के तंत्र को वापस से रिफॉर्म किया गया है। शिकायत निवारण तंत्र के हिसाब से जो है वो वापस से मैकेनिज्म तैयार किया गया है। उन्होंने बोला हमारे देश में अभी देखिए करीबन 900 के लगभग जो टीवी चैनल हैं वो एयर होते हैं और उन सभी पर यह है रूल लागू होंगे जिन्हें केबल टेलीविज़न नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021 कहा जाएगा। और इस रूल के अकॉर्डिंग जो है 3 लेयर शिकायत निवारण तंत्र तैयार करने की बात कही गई है। और वह शिकायत निवारण तंत्र जो ग्राहक के द्वारा
जो व्यूअर होगा, जो दर्शक होगा देखने वाला, उसके द्वारा जो भी शिकायत दर्ज की जाएगी, वो शिकायत को दर्ज करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम 15 दिन या 60 दिन अलग अलग लेवल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, और इन दिनों में उसे यह शिकायत जो है उसका निवारण करके देना होगा। तो आइए समझते हैं क्या विशेष बदलाव हैं जो इस नियम के द्वारा किए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को केबल टेलीविज़न नेटवर्क को विनियमित करने वाले नियमों में संशोधन किया है, जिसमें किसी भी सामग्री के प्रसारण के संबंध में नागरिक द्वारा की गई शिकायत के लिए एक वैधानिक तंत्र तैयार किया जाएगा। यह केबल टेलीविज़न नेटवर्क संशोधन नियम 2021 3 स्तरीय जो शिकायत निवारण तंत्र है उसको प्रदान करेगा। इसमें सबसे पहला जो लेवल होगा वो प्रसारकों द्वारा स्वयं विनिमय होगा। जो भी ब्रॉडकास्टर होंगे उनके लेवल पे यह तैयार किया जाएगा। इसके अलावा प्रसारकों के स्वयं विनिमय का जो निकाय होता है उसके द्वारा यह रेगुलेट किया जाएगा, स्वयं विनिमय किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड लेवल होगा उस सेकंड लेवल में जो ब्रॉडकास्टर की जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी होगी उसके द्वारा यह लेवल तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा एक अंतर विभागीय समिति भी कार्य की जाएगी, जिसमें निरीक्षण केंद्र खुद सेंटर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होगा उसके द्वारा यह शिकायत दर्ज की जाएगी और उसका निवारण किया जाएगा। और दर्शक सीधे ब्रॉडकास्टर को भी शिकायत दर्ज करा सकता है, और जिससे 15 दिन के भीतर जो है शिकायत का निवारण किया जाना अपेक्षित है। जो दोस्तों फर्स्ट लेवल पे जो है वो ब्रॉडकास्टर है, जिसका जो शिकायत का निवारण है वो 15 डेज़ में उसे करना होगा। फिर उसके बाद जो सेकंड लेवल है वो रेगुलेटर का है, और रेगुलेटर अगर फर्स्ट शिकायत करता पहली बार, अगर 15 दिन में उसकी शिकायत का निवारण नहीं होता है, और अगर निवारण होता है वो उससे संतुष्ट नहीं होता है, तो शिकायत को टीवी चैनल के द्वारा स्थापित स्वयं विनियम के जो निकाय हैं उनको भेजा जा सकता है, और 60 दिन में उनके द्वारा इस मामले को निपटाया जाएगा। जो रेगुलेटर होंगे उनके द्वारा 60 दिन में इस मामले को निपटाया जाएगा। 60 दिन में उन्हें ये रिजोल्यूशन करके देना होगा। इसके अलावा जो तीसरा लेवल होता है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो स्वयं उसका एक मैकेनिज्म तैयार करेगा, और थर्ड लेवल का जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर कार्य करेगा। वहाँ पर भी इसके द्वारा अपील की जा सकती है, और उन्हें भी 15 दिन के अंदर ही इस जो है मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो शिकायत का निवारण करना होगा। और कोई भी ग्राहक जो दर्शक है वो जो भी चैनल देखता है उससे उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सीधे सेंटर को भी वो अप्रोच कर सकता है। सीधे जो केंद्रीय विभाग के द्वारा जो मैकेनिज्म तैयार किया गया है वो उसे भी अप्रोच कर सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ नियमों में बदलाव हैं। वो बदलाव जो अथॉरिटी है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, और उसके द्वारा यह किया गया है। तो दोस्तों ये नाम आप ध्यान रखिएगा, जो इसके द्वारा किसके द्वारा यह रेगुलेशन दिया गया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा यह किया गया, जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय कहा जाता है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा डिपार्टमेंट के द्वारा यह किया गया है। तो इस प्रकार के चेंज ग्रीवेंस रिड्रेसल को लेकर किए गए हैं, और शिकायत निवारण पर सभी डिपार्टमेंट्स का, और प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हों, उनका विशेष ध्यान रहता है। तो इसी के चलते यह चेंजेस किए गए हैं। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों यह है जो एक हाथी का फ़ोटो आज के दिल्ली एडिशन में छपा है। इसमें जो सिल्वर मॉन्स्टर है उनकी हेल्प की जा रही है, और उसने उन्हें एक एलिफेंट कैंप के ज़रिए इनकी जो मदद की जा रही है, इनको बाहर ले जा रहा है, इनको बचाया जा रहा है, इनको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। मधुमलई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है, उसमें यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। आप जानते हैं कि हमारे जो देश में रेस्क्यू एलिफेंट के ऊपर कई सारे जो हैं वो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और उन प्रोग्राम के तहत ये एलिफेंट को रेस्क्यू करने का काम किया जाता है।
और इनके जो आइवोरी हैं, जो दांत हैं, उनकी भी रक्षा की जाती है इनके द्वारा, और बचाया जाता है कि उसकी कहीं तस्करी ना हो पाए। तो इसीलिए यह एलिफेंट का जो है मिशन चलाया जाता है। तो मधुमलई टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात। दोस्तों, सबसे पहले ये मधुमलई का जो नाम का अर्थ होता है वो प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला होता है। इसके अलावा मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व का जो दर्जा है वो भी मिला हुआ है। यह एक टाइगर रिजर्व भी है जो तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी ज़िले में 3 राज्यों की बॉर्डर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका के ट्राई जंक्शन पर मौजूद है। दोस्तों, ध्यान रखना, ये 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर उपलब्ध है और 3 राज्य जहाँ पे आके मिलते हैं और ऐसी बॉर्डर पे यह है उपस्थित है। इसे मधुमलई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। और इसके अलावा यह नीलगिरी बायो रिजर्व का एक भाग है जो कि भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, उसका हिस्सा भी है। और इसके अलावा पश्चिम में यह वायनाड वन्य जीव अभयारण्य से जुड़ता है जो कि केरल में उपस्थित है। केरल का जो एरिया है उसमें वायनाड का एरिया आता है और बांदीपुर के एरिया जो आता है वो कर्नाटका का आता है। और मुकुरथरी राष्ट्रीय उद्यान का जो एरिया आता है वो साइलेंट वैली का भी एरिया इसमें आता है। यहाँ एक लंबी घास उगती है दोस्तों, जिसे एलिफेंट ग्रास के नाम से जाना जाता है। ये हाथी जो हैं ज़्यादातर इसी घास को खाते हैं। और यह जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी ये विशेषता है। एलिफेंट ग्रास जो होती है, बड़ी बड़ी ये घास होती है, ऊंची काफ़ी हाइट पे आती है, तो इसीलिए हाइट के कारण ही इसे एलिफेंट ग्रास के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में यह कुछ इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मेन इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है कि यह 3 जो जंक्शन है उन पे जुड़ा होता है, जिसमें कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल मुख्य हैं। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी इसके अंदर ही आता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो इन बातों को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, इस न्यूज़ में बेसिकली जो बात कही गई है वो कोविड-19 से रिलेटेड कही गई है। और जो वैज्ञानिकों ने शोध किया है उसके अनुसार यह पाया है कि जो बच्चों में इस 3rd वेव के दौरान कोविड के फैलने की बात जो कही जा रही थी वो गलत कही जा रही है। और ऐसी बात कुछ भी नहीं है और ना ही देशवासियों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो सीरोलॉजिकल टेस्ट किया गया था वो सीरोलॉजिकल टेस्ट भी इसमें उसके रिजल्ट भी अच्छे पाए गए हैं। 2 से 17 वर्ष के जो बच्चे थे और 18 वर्ष के बाद के बच्चे थे उनमें ये सीरोलॉजिकल टेस्ट किया गया है। तो 18 वर्ष के जो बच्चे, 18 वर्ष से जो कम के बच्चे होते हैं उसमें सीरो प्रेवलेंस जो होती है, मतलब रोग के उपस्थित होने की जो परसेंटेज आई है वो सिर्फ 55% आई है। और जबकि जो 18 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें जो यह परसेंटेज आई है वो 63.5% आई है। तो उनमें जो परसेंटेज है वो ज़्यादा आई है। इसका मतलब यह हुआ कि जो यह रिज़ल्ट यह बताता है कि जो 80 एज के ऊपर के लोग हैं उन्हें ज़्यादा खतरा है। और जो 2 से 17 तक के जो बच्चे हैं जिनके ऊपर यह शोध किया गया है, जिनके ऊपर यह सर्वे किया गया है, उसमें जो इस रोग के होने की जो क्षमता है वो कम है। ऐसा कई रिसर्च के द्वारा ऐसे बात कही जा रही थी कि जो बच्चे हैं उनमें 3rd वेव का असर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जो पहली वेव थी उसमें वृद्ध लोगों पर यह असर दिखाई दिया था। 2nd वेव में यह जवान लोग जो हैं उनके ऊपर भी ऐसा दिखाई दिया था। इसलिए जो 3rd वेव में हो उसमें 3rd वेव जो चलेगी उसके लिए रूमर फैलाया जाता था कि ये बच्चों पर असर करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सर्वे के द्वारा यह बात पता की गई है कि जो सीरो प्रेवलेंस है वो कम उम्र के बच्चे जो 2 से 17 तक की एज के हैं उसमें कम है और 18 से ज़्यादा की एज के उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और
आप घबराएं नहीं, सिर्फ अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसे मान के चलिए, उसे अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कर लीजिए। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लॉकडाउन में ही उस गाइडलाइन को मानते हैं, उस गाइडलाइन को हमेशा हमें मान के चलना है। और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोविड की अन्य गाइडलाइन है और उसको सबको हमें मानकर चलना है। सैनिटाइज हमेशा अपने हाथों को करता रहना है, सैनिटाइज़र हमेशा आप अपने साथ ही रखिए। तो इसी प्रकार से जो सार्स है वो कोविड-19 की जो ये बीमारी है इससे हम लड़ सकते हैं। तो एक रिजल्ट के द्वारा ये बात कही गई है कि बच्चों में ऐसी कोई बात नहीं है। सीरो प्रिवेलेंस का जो मतलब होता है दोस्तों वो ये होता है कि जो कोई भी ब्लड सैंपल है, जो कोई भी अगर सीरम है, कोई ब्लड सैंपल है, उसमें जो रोगाणु के उपस्थित होने की जो क्षमता है, जो परसेंटेज रहती है, मतलब कितने परसेंट में वह उस सैंपल में अवेलेबल है या कितने प्रतिशत मात्रा में अवेलेबल है, उसे सीरो प्रेवलेंस कहा जाता है। तो वो है जो इन कम उम्र के बच्चों में कम आया है, मतलब वायरस की उपलब्धता उनके ब्लड सीरम में कम है और 18 वर्ष से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा है। तो इस प्रकार घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए और इन गाइडलाइंस को मान के चलिए, तो निश्चित ही आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरी ओर जो मेघालय है, मेघालय में कोविड-19 से 17 बच्चों के मरने की बात कही गई है। यहाँ पे जो कुल 2020 में केस आए थे उसमें 4344 जो बच्चों पे केस आए थे, उसमें केस में से काफ़ी बच्चों ने रिकवर कर लिया था, लेकिन जून 15 तक जो है 17 बच्चे इस बीमारी से मर चुके हैं। तो इस प्रकार की खबर जो है वो मेघालय से आ रही है। दोस्तों इस प्रकार की जो खबर आती रहती है कि कभी बच्चों में ये संक्रमण पाया गया है और लास्ट जो 30 दिन है उसमें 13 बच्चों में संक्रमण पाया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह जो बीमारी है वो अब की बार बच्चों में ही फैलेगी, बच्चों के अलावा बच्चों को इसके द्वारा टारगेट बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। और यह एक सिर्फ एक इंसिडेंस है, एक दुर्घटना है और इसके अलावा इसमें ऐसी कोई भी उपलब्धता या कोई भी वैज्ञानिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है कि ये बच्चों में अब की बार जो स्ट्रेन आ रहा है जिसे डेल्टा के नाम से बोला जा रहा है, उस स्ट्रेन के द्वारा बच्चों को निशाना बनाया जाएगा या वह बच्चों में काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके की न्यूज़ भी हमारे को देखने को मिल रही है। तो इसलिए आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कोविड-19 की गाइडलाइंस को हमेशा मान के चलिए और अपने और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों इस न्यूज़ में कोई विशेष बात नहीं है, ये न्यूज़ आपने पहले भी देखी है और इसके बारे में हमारा डिस्कशन पहले भी हुआ है कि लक्षद्वीप में जो ड्राफ्ट रूल लाया गया है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा उसको चैलेंज किया गया था कि यह रूल गलत है और इसे हटाना चाहिए, जिसके लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 कहा गया था। ये एक गलत रूल है और वहाँ पर रहने वाले लोगों को इसके द्वारा नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसी बात यहाँ पटिशन में कही गई थी। लेकिन उससे जो केरला हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और बोला है कि ऐसी बात नहीं है और जो एडमिनिस्ट्रेटर ने वहाँ के जो निर्णय लिए हैं वो एकदम ठीक है। तो इस बात को यहाँ पे कहा गया। दोस्तों ये जानकारी पुरानी है और इसमें सिर्फ नया यही है कि जो पिटिशन है उसे कोर्ट ने डिसमिस कर दिया गया है। आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो लक्षद्वीप का यह मामला है तो इसकी सुनवाई केरला में क्यों हो रही है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लक्षद्वीप का केस होने के बाद में भी इसकी सुनवाई केरला में क्यों हो रही है और इसका जवाब मैं आपको लेक्चर के लास्ट में दे ही दूँगा। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा क्यों है। तो इस न्यूज़ में सिर्फ इतना ही है, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, दोस्तों आज का जो पहला एडिटोरियल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ पर आधारित है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो अभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा किस प्रकार का जो कार्य किया जाता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में उनके द्वारा मूव किया जाता है
उसके ऊपर यह आर्टिकल बताया गया है कि क्यों जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जो पार्टी है उस पार्टी का भी रोल उनकी जीत में रहता है, उसको वो दरकिनार करके किसी और पार्टी में चले जाते हैं जो पार्टी पावर में होती है या रूलिंग में होती है, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि या तो हमारा फ्यूचर ब्राइट है या उनको वहाँ पे कुछ प्रलोभन जो है वो दिया जाता है, उस प्रलोभन के आधार पर वो लोग वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो शिफ्टिंग होती है यह बहुत से केसों में बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो जब ये लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा दिन तक अपनी स्थिरता नहीं बना पाते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कुछ वर्ष पहले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। वहाँ बीजेपी कांग्रेस में भी वो एक बड़े लीडर के रूप में उन्हें देखा जाता था, और इसके साथ ही जो अभी हाल ही में जतिन प्रसाद हैं उन्होंने भी अभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं कि कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है या इस प्रकार की बातें। तो अभी बीजेपी जो है हॉट पार्टी है ये दल बदल के लिए, जहाँ पे अभी सबको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, एक भविष्य नज़र आ रहा है कि हमारा यहीं पर भविष्य हो सकता है। और यह कार्य छोटे लीडर्स के द्वारा नहीं, बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा भी किया जाता है। जो देखिए हिमंता बिस्वा जो हैं वो 15 साल के बाद में इस पार्टी को छोड़कर और दूसरी पार्टी में आए थे, और उसके बाद में जो आसाम के जो यह हैं, और जो वेस्ट बंगाल के जो मुकुल रॉय थे वो भी कई वर्ष पहले जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, वो भी टीएमसी जो वापस आई है पावर में अभी, उसके बाद में वापस से टीएमसी में आ गए हैं। हालांकि पार्टी ने उन्हें लेने से मना नहीं किया है, लेकिन जो पार्टी में उनका जो स्टेटस होता है वो निश्चित तौर पर ही कम हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो उन्हें पार्टी में जो उनकी पुरानी सुनवाई होती थी उस सुनवाई का स्टेटस उन्हें नहीं दिया जाता है। और इस दल बदल का जो फ़र्क पड़ता है, जो असर पड़ता है, वो अन्य लीडर्स पर भी पड़ता है। अन्य लीडर्स भी जो अपनी बात ढंग से, अपने पार्टी के लीडर्स जो उनके आला कमान होते हैं, जो उनके टॉप लीडर्स होते हैं, उनको नहीं कह सकते हैं और वो बात उनके द्वारा सुनी नहीं जाती है। और इस प्रकार की जो चीज़ है वो उसका जल्द ही अंत होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ में कई ऐसे लूप होल हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए, लेकिन जो सत्ता में जो भी लोग होते हैं, जो भी पार्टी होती है, उसके द्वारा ऐसा कभी नहीं किया जाता और उस लॉ को उसी तरीके से बनाए रखा है जैसा कि वह अभी भी है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो राजस्थान में बसपा के जो विधायक थे वो कांग्रेस में उनका विलय हो गया था पूरी की पूरी पार्टी का। और इसके अलावा जो टीएमसी के कई मध्य प्रदेश में भी ऐसा देखने को मिला था। मध्य प्रदेश में काफ़ी जो एमएलएस थे वो एक साथ में मिलकर कांग्रेस से बीजेपी में चले गए थे और कांग्रेस की सरकार वहाँ पर गिर गई थी। कांग्रेस की सरकार वहाँ गिरने के बाद में वापस से बहुमत सिद्ध करके और जो है बीजेपी ने वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई थी। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये एक डेमोक्रेटिक कल्चर के बिल्कुल विपरीत इन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो पार्टी में आप हैं, जिस पार्टी में आपने ग्रो किया है, जिस पार्टी ने आपको मौका दिया है, उस पार्टी के विप को मानना चाहिए। और कोई भी शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड के लिए ऐसा कार्य कर दूसरी पार्टी में जाना उनके लिए ही नुकसानदायक रहता है। और ऐसी चीज़ देखी भी गई है दोस्तों कि जो आदमी इस तरीके से पार्टी छोड़ के जाता है वो पार्टी में उसे उस प्रकार का जो लेवल है वो नहीं मिल पाता है। और जो वो एक अपने अच्छे भविष्य को सोचकर वहाँ पे जाते हैं, वो चीज़ फुलफ़िल नहीं हो पाती है और उन्हें बाद में फिर पछताना पड़ता है और फिर से वो किसी तरीके से अपनी पुरानी पार्टी में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो समझते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कुछ बातें जो किस प्रकार एक पार्टी से सदस्य दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो जो अयोग्य घोषित करने का जो रूल है वो एंटी डिफेक्शन लॉ में इस प्रकार से 1985 में यह लॉ लगाया गया था, जब हरियाणा के एक एमएलए थे, उन्होंने एक ही दिन में 2 पार्टी जो है वो चेंज कर ली थी। और उन्हें जब एक बार चंडीगढ़ में एक मीटिंग में उनके पार्टी के जो उनके साथी थे उनके द्वारा जब इंट्रोड्यूस किया गया तो उन्हें आया राम गया राम के
नाम से संबोधित किया गया और तभी से यह जो कोर्ट है वो चला आ रहा है। जो भी इस प्रकार की कार्य करता है उसे आया राम गया राम करते हैं और इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए डेमोक्रेटिक जो हमारे देश में सरकार है उस सरकार को बनाए रखने के लिए जनप्रतिनिधियों के लिए यह कानून लाया गया था और उन्हें निम्नलिखित बातें हैं जिनके द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है। ये समझते हैं किनके द्वारा। सबसे पहला है इसमें, यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ दे तो वो निर्वाचित सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है, वह पद पे नहीं रहता है। अगर मान लिए कोई भी कांग्रेस का अगर कोई जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस का कोई भी एमएलए या एमपी है, अगर वो अपनी पार्टी छोड़कर चला जाता है, पार्टी से अपनी सदस्यता का जो त्याग कर देता है, तो ऐसी स्थिति में वो एमएलए और एमपी भी नहीं रह पाता है, क्योंकि वो जो एमएलए और एमपी के पद पर आया होता है तो वो एक पार्टी विशेष के द्वारा आया होता है। ऐसे में पार्टी छोड़ने पर वह उस सदस्यता पर भी नहीं रहता है और एमएलए एमपी का पद भी उसे छोड़ना होता है। दूसरा इसमें बताया गया है कि यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होते हैं उनमें जो किसी भी दल में शामिल होने के लिए उन्हें योग्य नहीं माना जाता है और किसी भी पार्टी में शामिल अगर वो हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उनकी सदस्यता जो है वो निरस्त कर दी जाती है और वो उस जॉइनिंग के बाद में एमएलए या एमपी नहीं रह सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि पार्टी की सदस्यता लेने पर इसमें प्रतिबंध है, किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन देने पर इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और इसके अलावा यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट दिया जाता है तो भी उसकी सदस्यता जो है वो निरस्त कर दी जाती है। अगर कोई व्हिप जारी किया गया है, किसी भी बात को लेकर वोटिंग किया जा रही है या मान लीजिए जो ट्रस्ट वोट है वो चलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब व्हिप ने अगर डायरेक्शन दिया है कि आपको इसको वोट करना है, इस पर्टिकुलर पर्सन को वोट करना है, ऐसी स्थिति में अगर वो जो सदस्य है वो प्रेजेंट नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है और वोटिंग नहीं करता है या वोटिंग किसी तरीके से यह प्रूव हो जाता है कि उन्होंने जो वोटिंग है वो व्हिप के अकॉर्डिंग नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में भी जो उनकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। और इसके अलावा यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, व्हिप ने जो डायरेक्शन जारी किया गया है उसके अलावा भी अगर एब्सेंट रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है वोटिंग में जो कि मैंडेटरी बनाई गई हो व्हिप के द्वारा, तो भी उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। इसके अलावा 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, जो मनोनीत सदस्य हैं उनके लिए राजनीतिक दल में शामिल होने की छूट दी गई है। वो राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कार्य उनको 6 महीने में ही करना होगा। 6 महीने में वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं 6 महीने के अंदर, तो उनकी सदस्यता जो है वो निरस्त नहीं की जाती। इसके अलावा अगर 6 महीने के बाद अगर वो ऐसा कार्य करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं, तो उनका जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाता है। और इस प्रकार से जो राजनीतिक दल में कोई भी निर्दलीय अगर उम्मीदवार जीत के आता है तो वो पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से, लेकिन जो मनोनीत सदस्य हैं वो मनोनीत सदस्य 6 महीने के अंदर किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये एंटी डिफेक्शन लॉ में किस प्रकार किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है उसकी जानकारी अपने द्वारा दी गई है। इसके अलावा जो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो होल एंड सोल पूर्णतः स्पीकर के पास में ही होती है। स्पीकर ही इससे संबंधित निर्णय ले सकता है। जो कोर्ट है, कोर्ट इसके ऊपर अपनी सिर्फ टिप्पणी दे सकता है कि यह ठीक हुआ है कि नहीं, कोर्ट इस पे डिसीजन नहीं देता है। तो स्पीकर ही जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें होल एंड सोल अथॉरिटी है और वो ही डिसाइड करता है कि इन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए या नहीं, या ये ठीक है कि नहीं। इसके अलावा एंटी डिफेक्शन जो लॉ है वो भारतीय संविधान का इसे दर्जा प्राप्त है और ये 10वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है और स्पीकर इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी के द्वारा जो है डिसीजन दिया जाता है, जो फाइनल होता है। इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता
और कोर्ट इस पे सिर्फ टिप्पणी दे सकता है। और अयोग्य घोषित किए लोगों का यह जो कुछ क्राइटेरिया था, वो क्राइटेरिया को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, ये जो आर्टिकल है वो हमारे जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट्स है उसके रिलेटेड है। आपको ध्यान होगा कि जो कल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक निर्णय के द्वारा जो ये तीनों जो एक्टिविस्ट थे जिन्होंने सीए के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिनका नाम नताशा नरवाल है, आसिफ इकबाल है और देवंगना कलिता है, इनके द्वारा ये प्रदर्शन किया गया था और इन्हें यूएपीए के अंतर्गत इन्हें जो है वो जेल में भेजा गया था। तो हाई कोर्ट ने इसको गलत मानते हुए इनको अब बेल दे दी है और बेल ग्रांट की गई है। जो पुलिस के द्वारा इनका एड्रेस वेरीफाई नहीं होने पर और भी समय मांगा गया था, जिसे कि हाई कोर्ट ने गलत माना है और यह कहा है कि जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट है उसका दुरुपयोग हमेशा से ही होता आया है और यह दुरुपयोग की श्रेणी में ही आता है, इसलिए अब इनको और जेल में रखना ठीक नहीं होगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये पिछले 1 वर्ष से ये लोग इसी ट्रायल के लिए तरस रहे थे और ये ट्रायल के इंतज़ार में जेल में थे और 1 वर्ष से इनके ऊपर सुनवाई नहीं होती थी। अभी हाई कोर्ट ने इन्हें ज़मानत दी है, जो कि एक अच्छे साइन के रूप में देखा जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बता गया है कि ये जो 3 लोग हैं वो जेल में हैं और अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट के तहत इन्हें यहाँ पर बताया गया है। और इसके जो नियम हैं वो इतने बड़े बनाए गए हैं, इतने भारी भरकम बनाए गए हैं कि आप देखिए इसको पूरे को जो है इस लॉक को एक बड़े लॉक के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि इस जेल से भी बड़ा है। ये दर्शाता है कि जो ये लॉ है वो बहुत ही सख्त और गवर्नमेंट ने खुद की तरफ टिल्टेड बनाए गए हैं, जिससे कि कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति इनके ऊपर उंगली ना उठा सके। तो इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। इससे संबंधित एक आर्टिकल भी आज द हिंदू में प्रकाशित हुआ है, उसमें क्या विशेष है आइए समझते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बेसिक बात कही गई है वो यही कही गई है कि जो भारत में जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उस स्वतंत्रता के अधिकार को अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के ज़रिए कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और दिल्ली में जो भी सीए को लेकर दंगे हुए या जो अशांति फैली वो एक प्रोटेस्ट का हिस्सा थे और प्रोटेस्ट करने की आज़ादी सबको है, लेकिन इन तीनों के केस में जो इन पर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट जो लगाया गया था उसके द्वारा इन तीनों को जो जेल में डाल दिया गया वो एक गलत कृत्य था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके लिए ही इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो इसके जो मेन कॉज है वो मेन कॉज जो इसके अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की जो धारा है वो धारा 43D(5) है, जिसके द्वारा यह ऐसी गतिविधि की जाती है। दोस्तों, जो यूएपीए की जो धारा है वो 43D(5) क्या कहती है, देखिए इसके अनुसार किसी भी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अध्याय 4 और 6 के अंतर्गत अगर कोई दंडनीय अपराध के आरोपी को यदि हिरासत में है तो जमानत पर अपने स्वयं के बॉन्ड पर रिहा नहीं किया जाता है। इस धारा में बेसिकली अगर कोई 4th अध्याय और 6 अध्याय में अगर जो भी जुर्म आते हैं उन जुर्म में से अगर किसी के द्वारा अगर केस उस धारा में अगर इसकी एफआईआर लिखी जाती है और उस धारा के अंतर्गत इन्हें अगर गिरफ़्तार किया जाता है तो ना तो उनकी ज़मानत कोर्ट से हो पाती है और ना ही स्वयं के बॉन्ड पर उन्हें रिहा किया जाता है। इस स्थिति में इस धारा के द्वारा उन्हें जेल में रखा जाता है और फिर सुनवाई होने तक उन्हें वहीं पे ही रहना पड़ता है। अध्याय 5 और अध्याय 6 के अंतर्गत जो भी अपराध आते हैं उस अपराधों को इसमें शामिल किया गया है। बेसिकली जो अध्याय 4 में जो अपराध आते हैं वो आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित हैं, जैसे कि उन्हें पैसा उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे सपोर्ट देना और उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेना, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना। इस प्रकार की गतिविधियां इस जो 4th अध्याय में शामिल की गई हैं, जिन्हें आपराधिक गतिविधि माना गया है। इसके अलावा जो अध्याय 6 है उसमें कुछ आतंकवादी संगठनों का जो ब्यौरा दिया गया है, उन आतंकवादी संगठनों की सूची इस
छठे अध्याय में रखी गई है, जिसके अधीन अगर कोई कार्य करता है तो उसे तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया जाता है और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत उसकी बेल या जमानत भी नहीं हो पाती है। इसके अलावा इस अध्याय के अधीन किए जाने वाले जो भी अन्वेषण कार्य हैं उन्हें अनावश्यक रूप से विलम्ब किए बिना पूरा किया जाना चाहिए। ये दोस्तों जो सीआरपीसी है उसकी धारा 173 है। इसके अकॉर्डिंग इसमें इस धारा में जो भी केस रजिस्टर्ड किया जाता है वो अविलंब तौर पे उसका जो है कार्य पूरा किया जाता है, लेकिन धारा 173 के होने के बावजूद भी ऐसा नहीं किया जाता है और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में जो भी गिरफ्तारी होती है उसे कार्य को धीरे धीरे कराया जाता है और धीरे धीरे कराकर ऐसी स्थिति में जो इसमें गिरफ्तार होते हैं लोग वो जेल में ही रहते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। उसी को लेकर इस आर्टिकल में मेन बात कही गई है। जो इस जो है लॉ है उसकी जो मेन जड़ है वो यही धारा है। इस धारा के तहत किसी को भी आतंकवादी बनाकर या देशद्रोही बनाकर जेल में डाल दिया जाता है और इस धारा की जो 173 जो क्रिमिनल सीआरपीसी की धारा है उसके अकॉर्डिंग जो कार्य करना चाहिए लेकिन वो भी कार्य नहीं किया जाता और कोर्ट के द्वारा जो पुलिस के द्वारा जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें प्रथम दृष्टया कोर्ट के द्वारा इसे सच मान लिया जाता है और प्रथम दृष्टया मानने पर हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दे रखा है कि प्रथम दृष्टया मानने पर अगर कोई जुर्म अगर साबित होता है और ऐसा लगता है कोर्ट को कि ये इसका दोषी है तो उसे ज़मानत नहीं दी जाती है और उसे ज़मानत से दूर रखा जाता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई है। इसके अलावा जो बेल का जो इम्पोर्टेंस है वो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो बेल का जो इम्पोर्टेंस है वो न्याय के अधिकार का ही पार्ट है। आप किसी को भी अगर जेल में अगर डाल देते हैं और जेल में डालने के बाद में भी अगर उसे न्याय नहीं मिलता है और अगर वो बेकसूर होता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका जो जीने का अधिकार है वो छिन जाता है और यह जो मानव अधिकारों के खिलाफ है। ऐसा कई केसेस में ऐसा हो भी चुका है जिसमें 14 साल और 23 साल जेल में रहने के बाद में उन्हें बरी किया गया है, ऐसी बात इसमें कही गई है। तो इस प्रकार के जो लॉज हैं उसमें जो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस जितने भी हैं उसमें यह कार्य किया जाता है जो कि एक गलत कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो इसमें जो लॉ में जो भी रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं वो वन साइडेड इस तरीके से हैं कि जिसमें जो भी गिरफ्तारी की जाती है उन लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता है और पुलिस के द्वारा जो अपनी रिपोर्ट पेश करके जब इसमें चार्ज और अन्य चीज़ लगाकर प्रथम दृष्टया ये मान लिया जाता है कि यही अपराधी हैं, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा जिस भी कोर्ट में वह चलता है मामला उसके द्वारा जमानत नहीं दी जाती है। प्रथम दृष्टया यही माना जाता है कि वह अपराधी है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो निर्णय होता है बेल का तो मुलजिम के विपक्ष में जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। और अगर ऐसी स्थिति में वो बाद में अगर वो अपराध से बरी होता है तो ऐसी स्थिति में इस स्थिति को जान पाना बहुत गलत होता है। तो हाई कोर्ट का जो ये डिसीजन अभी आया है, जो इन्होंने बेल दिया है, इसको एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है और अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ को लेकर सरकार के द्वारा या पुलिस के द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हिमाचल प्रदेश के जो जर्नलिस्ट थे उनके ऊपर केस चल रहा था, उसमें भी उन्हें बरी किया था। यूएपीए को वापस से सुधारने की बात उन्होंने कही गई थी कि इसे वापस से रिफॉर्म किया जाना चाहिए और यूएपीए के अंतर्गत जो भी बात है और अभिव्यक्ति की छूट उसके अंदर दी जानी चाहिए कि अगर कोई कर रहा है या किसी भी चीज़ के बारे में अपनी राय दे रहा है तो उसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट नहीं माना जाएगा। और ये जो धारा है इस धारा को भी चेंज किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा यह डिसाइड कोर्ट के द्वारा ही किया जाना चाहिए कि यह आतंकवादी गतिविधि है या किसी और प्रकार की सामान्य गतिविधि है। तो इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो दोस्तों, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में वाकई में सुधार की आवश्यकता है। तो इस सुधार को देखिए सरकार किस तरीके से लेती है, ये भविष्य में जानने वाली बात है। इस आर्टिकल में इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही है और आप ध्यान रखिएगा कि धारा 43D किस
प्रकार की है, उसमें क्या है, और अध्याय 6 और अध्याय 4 में जो अपराध आते हैं वो कौन से अपराध आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की। उस प्रश्न में जो मैंने आपसे पूछा था कि आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश जो केरला है वहाँ पर ही लक्षद्वीप का जो सुनवाई है वो क्यों हो रहा है। तो वो इस वजह से हो रहा है दोस्तों, बेसिकली क्या है, जो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन हाई कोर्ट्स का उनका एक कार्य क्षेत्र है। उस कार्य क्षेत्र के हिसाब से ही वह कार्य करते हैं और उनकी जो बेंच होती है उनकी सीट अलोकेटेड होती है और उनकी बेंच की सीट अलोकेटेड होती है। जैसे कि आप देखिए इलाहाबाद में जो उत्तर प्रदेश है उसकी जो मेन सीट है वो इलाहाबाद में है और जो ब्रांच है वो लखनऊ में है। इसी तरीके से पटना में जो हाई कोर्ट है वो बिहार का हाई कोर्ट है और वो पटना में स्थित है। और इसी तरीके से राजस्थान में भी जो मेन सीट है वो जोधपुर में है और ब्रांच जो है वो जयपुर में है। इसी तरीके से जो लक्षद्वीप का जो जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का वो केरला में लगता है। आप देखिए जो केरला है इसका जो जुरिसडिक्शन है वो केरला और लक्षद्वीप दोनों को मिला के है और इसका जो मेन सीट है वो एर्नाकुलम में है। तो इसी वजह से जो ये सुनवाई है वो लक्षद्वीप से रिलेटेड जो सुनवाई है वो केरला हाई कोर्ट में हो रही है। तो ये जुरिसडिक्शन जो हाई कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र जो है वो फिजिकल न्याय क्षेत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको ध्यान में रखिएगा और जहाँ कहाँ इनकी बेंच है, कौन सी बेंच है, टेरिटोरियल जो जुरिसडिक्शन है वो, और कोर्ट का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप का कहाँ पर है, क्योंकि लक्षद्वीप अभी इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो पूरी जो लिस्ट है वो पूरी लिस्ट में आपको प्रोवाइड करा दी है, इतने हाई कोर्ट का जो भी जुरिसडिक्शन है पूरे भारत देश का है दोस्तों। इसके अलावा जो एक विशेष बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A(g) है उसके अकॉर्डिंगली हमें वनों, झीलों और नदियों और अन्य वन्य जीवों को पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस प्रकार का संकल्प आपको लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है उसके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर अपने क्रियाकलापों को करें और इस भविष्य को सोच कर चलें कि भविष्य में किस प्रकार का यह परिणाम देगा। तो इसी के साथ आज का जो द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस है वो उसमें सिर्फ इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही आपके अगर कोई सुझाव हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।